गुड इवनिंग बच्चों। आज हम नई फाइल बनाने में हैं। नई फाइल जो है ये मनोविज्ञान में बना रहे हैं हम। मनोविज्ञान में हम शिक्षण विधियां पढ़ते हैं। इन शिक्षण विधियों में सबसे पहले जो विधि हम पढ़ते हैं वो होती है अवलोकन विधि। इसके बाद में हम व्यक्ति अध्ययन विधि पढ़ते हैं। इसके बाद में हम अन्य विधियों का भी इसमें प्रयोग करते हैं। यहाँ जो फाइल मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन विधि के ऊपर बताने वाली हूँ। ये हमारा कॉलेज है बच्चों। इस कॉलेज में नाम है हमारा बाबा ऋषि संस्कृति पीजी महाविद्यालय। अब इसी में हम आगे चलते हैं। यहाँ सबसे पहले फाइल में आप प्रकरण डालेंगे, बालक की केस स्टडी। यहाँ प्राचार्य का नाम, निर्देशिका आपकी जो टीचर का नाम है और अपना नाम आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद में जो है हम यहाँ शुरू करेंगे तो अनुक्रमणिका। सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो होता है हमारा अनुक्रमणिका। अब इसमें इंडेक्स में आप जो फाइल में काम कर रहे हो उसे क्रमबद्ध तरीके से आपको व्यवस्थित कर लेना है। अब यहाँ पहला प्रारंभ जो होता है वो आपका प्रस्तावना से होता है। पहला प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रस्तावना से। और निष्कर्ष पे ये मैंने आपको पहले फाइल में भी बता दिया था और अब मैं आपको वापस ये बता रही हूँ। इसके बाद में जो है प्रस्तावना आप यहाँ लिखेंगे कि इसमें क्या करने वाले हैं आप। केस स्टडी का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है कि मनोविज्ञान के केस अध्ययन विधि में बहुत महत्वपूर्ण होती है। केस अध्ययन किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह की सूचना के संग्रहण से संबंधित होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति विशेष का या किसी समूह विशेष का या किसी बालक विशेष का जो है तथ्य और उसके आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करते हैं। ये तथ्य हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। कैसे जैसे क्रो एंड क्रो की यहाँ पे हम परिभाषा देख रहे हैं। इसके अनुसार जैसे प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो वो होते हैं जो मोर इंटेलिजेंट होते हैं, एक होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो किसी विशेष क्षेत्र में इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे बुद्धि लब्धि जिस बच्चों की 130 है, यानी ये मोर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेल कूद में अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें अच्छे होते हैं, हर तरह से जो बेहतर होते हैं वो बालक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक आते हैं। दूसरे प्रकार के बालक भी होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में, यानी आप ये कह सकते हो कि एक बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल काम नहीं करता, वो अच्छा नहीं है, वो होमवर्क ठीक से नहीं करता है, लेकिन जब उसके खेल में प्रतियोगिताएं होती है तो वो अव्वल नंबर रहता है। यानी उसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र विशेष में अच्छा कार्य कर सकता है। इसी तरह आप नृत्य में कार्य कर सकते हैं, आप चित्रलेखन में कार्य कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। तो इसमें ज़रूरी नहीं है। पहले क्या था कि जो पढ़े लिखे होते थे उनको ही तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब इन वक्त में 21वीं सदी के दौरान जो है आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि पढ़कर ही कुछ कर सकते हो या पढ़कर ही कामयाबी हासिल कर सकते हो। आप खेल कूद के माध्यम से भी कमा सकते हैं। आप खेल कूद के द्वारा जो है उसके माध्यम से जो है कमाई कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। और अब पढ़े लिखे लोगों के अलावा अब अभी आप देख सकते हो क्रिकेट में कितने पैसे मिलते हैं। आपके जो अभी ये प्रोग्राम्स होते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं आदि होती हैं, उसमें आपके कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरी जो पढ़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं थॉमस के अनुसार। केस अध्ययन विधि में क्या कर रहे हैं, काल परियोजना निधि संस्था व्यवस्था पूर्ण विश्लेषण होता है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है। तो ये सभी ने आपके यहाँ अलग अलग जो है परिभाषाएं दी है। इसके उपरांत अपन अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में है कि बालक की केस स्टडी। अब यहाँ पे जो केस स्टडी की गई है बच्चों वो एक प्रतिभाशाली बालक की केस स्टडी की गई है जिसका नाम है राहुल शर्मा। अब इसकी उम्र 12 वर्ष है, कक्षा ये 8 पढ़ता है, इसकी अवस्था अंत्यस्थ है। पिता का नाम रीना शर्मा, माता का नाम सरोज शर्मा। पिताजी की जानकारी है आगे कि उसके पिताजी की उम्र कितनी है, कितना पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास हैं उसके पिताजी। तो इस तरह से आप उस बालक का डाटा लगाते हैं। फिर वो कार्य क्या करते हैं, उनका वेतन कितना है, उनकी माताजी की यहाँ पे जानकारी दी गई, यानी उस बच्चे से जुड़े हुए उसके माता पिता, उसके भाई बहन, इन सभी का डाटा आपको कलेक्ट करना होता है।
अब इसके भाई की जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। नाम मनु है, 16 साल का है, 11वीं में पढ़ता है। राहुल बहुत होशियार है, बहुत अच्छे कार्य करता है, खेलकूद भी साथ, पढ़ाई भी अच्छी करता है, वह बहुत अच्छा लिखता है, सब कार्य करता है। इसके बाद दूसरी स्टडी की गई है राकेश कुमावत की। अब ये जो है ये इसमें भी उसके पिता की जानकारी दी गई है, उसकी माता की जानकारी दी गई, उसकी बहन है तो उसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे जो है यहाँ बालक की क्या लगाई गई है, इसमें समस्या लगाई गई है। क्या समस्या है, वह किसी से नहीं बोलता है, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वह बालक है। जब वह बोलता भी है तो बोलते बोलते रुक जाता है, यानी कुछ भय उसके अंदर है, कुछ डर उसके अंदर है। वह किसी कार्य में भाग नहीं लेता है, यानी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में आगे बढ़कर कार्य करने की। उसे पढ़ाते समय बहुत प्रॉब्लम आती है, यानी पढ़ा रहा है टीचर बेचारा, लेकिन बार बार उसका ध्यान इधर उधर होता है, उसे बार बार टोकना पड़ता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब नहीं देता है। तो इस तरह से ये जो बालक है वो एकदम अंतर्मुखी स्वभाव वाला है, बोलता नहीं है, किसी को रिएक्ट नहीं करता है। तो इसकी ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे जैसे यहाँ विद्यार्थी ने लगाया, आईने के सामने देख करके बोले कि उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, उसमें क्या झिझक है उसका निवारण हो सकता है, या फिर उससे शांति से बैठ करके बात की जाए तो वह बालक जो है अपनी समस्या आपसे कह सकता है। क्योंकि उस बालक में क्या है, या तो किसी से जोर ज़बरदस्ती के साथ में अगर उससे कोई बदमाशी की जा रही है या कुछ और समस्या उसके साथ में आ रही है, तो ये सभी बातें उस बालक में देखी जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही यहाँ पर दिया गया है निवारण, लेकिन आप अन्य निवारण भी यहाँ दे सकते हैं। इस प्रकार से आप इसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसे प्यार से बैठा करके, उसे पूछ करके, उसे कोई समस्या है उसके बारे में पूछ करके, या किसी बात से उसको डर लगता है, किसी टीचर से उसको भय लगता है, ये सभी चीज़ें उससे बैठा करके आप पूछ करके कर सकते हैं। या फिर अगर उससे भी आपके समस्या का समाधान नहीं कर पाते हो तो आप उसके अभिभावकों से संपर्क करोगे, आप उसके जो अन्य शिक्षक हैं उनसे संपर्क करोगे कि वो आपके सामने ऐसी हरकत करता है या फिर वो सभी शिक्षकों के साथ ही ऐसा व्यवहार करता है। तो इस तरह से हम उस बालक की जो है केस स्टडी करते हैं, उसकी आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये जो केस स्टडी है इसका महत्व एक बालक के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। अब उसके अध्ययन में भी हम किसका अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आपको मूलतः पता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो वही प्रयास जो है वो यहाँ हम इस केस स्टडी के तहत करते हैं। अब ये तो चलिए यहाँ एक नॉर्मल बात थी। अब क्या कोई बच्चा चोरी करता है क्लासरूम्स में, तो उसकी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे कि उसे या तो किसी ने बहकाया है, या उसमें ऐसी लत घर से उसने देखी है, या कोई और समस्या है, या किसी ज़रूरत के कारण, क्योंकि बच्चा ऐसे काम ऐसे नहीं करेगा, उसकी कोई ज़रूरत है जिसकी पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उसने ऐसा कार्य किया है। तो अगर वो प्रारंभ में ही ऐसा कर रहा है और उसे प्रारंभ में ही उस समस्या का समाधान कर दिया जाता है तो वह बच्चा आगे बड़ा होकर के वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वह आगे एक बड़ा चोर भी बन सकता है। तो इस तरह से हम केस स्टडी करने के माध्यम से जो है किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें अगर किसी दुराचरण का या किसी गलत आचरण का उसमें भाव हो गया है या उसमें किसी गलत आदत का परिवेश हो गया है तो हम उस आदत में सुधार कर सकते हैं केस स्टडी के माध्यम से। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा केस स्टडी। नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करूँगी। ओके बच्चों, गुड नाइट।